बिठा देंगे, समझ गई। अभी बेचारी हाथ फिलहाल में मौसी के ब्याह हुआ है, अब देखो ना चलिए मार के तो भाला के लग रहा है कि जैसे मौसा के घर में आए, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक मैटर को डिस्कस किए थे? IUPAC नेमिंग लिखने के लिए सिखा रहे थे ना। तो पिछले क्लास में शायद कुछ बात बता दिया गया था, देखा जाए। अब आप लोग को पता होगा कि आर्मी के वैकेंसी कितना साल का करते हैं। आर्मी अगर ज्वाइन करते हैं तब अग्निपथ के तहत 4 साल के लिए आपको भर्ती लेगा, समझ गए। और 4 साल के लिए भर्ती लेगा और उसके बाद रिटायरमेंट। यानी कि जैसे पहले कंपनी में इंजीनियर लोग के रखा जाता था ना, जैसे पैकेज पर, वैसे ही अब देश सेवा करने के लिए भी इंडियन आर्मी को क्या चीज पर रखा जाएगा? पैकेज पर। अब पहले हम सोचते थे ना कि बीजेपी जब आया है तो इस सबको मतलब कि कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट पे, समझ गए। लेकिन कभी भी डिफेंस को कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं कर सकता है, लेकिन ये तो गजबे कर दिया। डिफेंस को कॉन्ट्रैक्ट पे कभी नहीं किया जा सकता। अगर डिफेंस को कॉन्ट्रैक्ट पर करता है तो उसमें घुसखोरी और भारत का मतलब जितना कानून व्यवस्था है सब मतलब कि कुछ न कुछ खराब हो जाए, समझ लो। क्योंकि हर लोग को लगता क्या, जैसे मान लिया जाए कि आप 3-4 साल के लिए कहीं पे कोई काम करने के लिए गए, समझ गए, तो उसको अपना अधिकार नहीं समझिएगा, उसको बस एक छोटा सा काम समझिएगा। 4 साल बाद उम्र जाने हैं, 4 साल तो संभालने में लग जाएगा। और बात वही है कि 4 साल इंसान मतलब जॉब करने के बाद क्या करेगा, सबसे बड़ा मुद्दा। एक चीज भी है और एक चीज और है कि अगर कोई बंदा 4 साल तक जॉब कर लिया, समझ गए, और जॉब करने के बाद क्या करता है, आया यहाँ बंदूक चलावेला जानवे करता है, समझ गए, आराम से मुंगेर से उठाया कट्टा, समझ गए, हवा करके ने भिड़ा दिया, दे दो तो छोड़ दो, समझ गए, रंगदारी बढ़ जाएगा। और उस समय 21-22 साल या 23 साल में लड़का करता है, 24 साल में रिटायर करता है। मान लीजिए कि 24 साल 25 साल के एज में रिटायर कर लेता है, 25 साल तक के लड़का को मैच्योरिटी नहीं आता है, समझ गए। जब तक 35 साल का लड़का नहीं हो तब तक कोई मैच्योरिटी नहीं आता, समझ गए। 25 साल तक बचपना ही समझ लेता है, 30 साल तक तो लड़के अभी तैयारी करता है। और उसको बताइए 17-18 साल में ज्वाइनिंग करावेगा, 21-22 4 साल कितना हुआ, 22 साल या 23 साल की उम्र में उसको घर पे एक मतलब है ये गलत चीज। चलिए बाबू निकालिए अपना कॉपी किताब, आज स्टार्ट करते हैं। IUPAC, चलो अब हल्ला बंद करो, बात करना है एक दूसरे से, ठीक है। नहीं तो खड़ा करके क्वेश्चन तुरंत पूछेंगे टेगा में, बहुत आवाज तुम लोग आ रहा। IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये टॉपिक बनाओ सब लोग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये प्रीवियस क्लास में भी टॉपिक बनवाए थे ना। IUPAC नेमिंग ऑफ, यहाँ पर कहा जा रहा है आपके पास कि कुछ आपके पास कंपाउंड दिए हुए हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को IUPAC नेमिंग करना है। तो आपको कंसेप्ट प्रीवियस क्लास में बता दिया गया था कि यदि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले काउंटर आयन दिखाई दे तो उस काउंटर आयन का नाम लिखते हैं विदाउट नंबर का नाम नहीं लिखा जाता है। यदि लास्ट में काउंटर आयन होता है तो काउंटर आयन का नाम लास्ट में लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आता है आपके पास कि काउंटर आयन नहीं रहे तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि अगर काउंटर आयन जिसमें नहीं रहेगा उसमें हम लिगेंड से बात करेंगे। लिगेंड की संख्या, लिगेंड का नाम, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। फिर आपके पास कहता है कि अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक लिगेंड मतलब डिफरेंट टाइप का लिगेंड उपस्थित हो उसे हम
कहते हैं क्या चीज कि ये आपके पास पॉलीडेंटेड या एम्बीडेंटेड लिगेंड भी कहलाता है। समझ गए? अब यहाँ पर ये चीज देखना है कि पॉली लिगेंड्स में आपके पास यहाँ पर जो दिए गए हैं तो इसमें अल्फाबेटिकल नाम चूज करें। जैसे H2O को क्या लिखवाए लिगेंड के नाम में एक्वा, और यहाँ पर एमीन को लिखवाए एमीन या अमोनिया, कुछ ऐसे लिखा है। अब दोनों का नाम ए से शुरू हो रहा है, लेकिन अब ये ए से शुरू हो रहा था, उसके बाद वाला देखेंगे, एक क्यू आ रहा है तो एक एम आ रहा है। तो एबीसीडी में पहले एम आएगा कि पहले क्यू आएगा? तो जो पहले आएगा उसको नाम पहले लिख देना। यानी कि जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो या दो से अधिक लिगेंड की उपस्थिति होती है उसमें हम अल्फाबेटिकल वर्ड यूज करते हैं कि उसका नाम पहले किसका लिखा जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर काम पे हम लोग आते हैं। देखिए CuNH3 है, तो यहाँ पर आपके पास काउंटर आयन लास्ट में है। अब जब काउंटर आयन लास्ट में है SO4, तो इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले लिगेंड की संख्या 1 नंबर में इसको लिखेंगे। 4 को क्या बोला जाता है बाबू? टेट्रा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमीन। अब टेट्रा एमीन हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम क्या चीज आ जाते हैं? कॉपर। तो कॉपर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्यूप्रेट के नाम से जानते हैं ना। तो CuPrAT क्यूप्रेट बन गया। अब सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना। तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आप निकाल लो कि SO4 का वैल्यू -2 होता है, NH3 का वैल्यू 0 होता है। तो 4 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। अब कॉपर का वैल्यू कितना आ जाएगा? +2। अब यहाँ पर इसको हम रोमन में लिख दें। रोमन में लिख दिए। उसके बाद बताइए SO4 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सल्फेट। तो यहाँ पर आपके पास बन गया सल्फेट। सल्फेट को किस रूप में लिखना होता था? सल्फेटो, या सल्फेट भी आप लिख सकते हैं। सल्फेट भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप क्या लिख सकते हैं? सल्फेट। अब देखिए यहाँ पर आता है दूसरा एग्जाम्पल। इसमें कहता है बाबू आपके पास कि FeH2O NH3 है। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है कि भैया हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसका नाम होता है एक्वा और इसका नाम होता है एमीन। अब बताइए दोनों का नाम तो पहले ए से शुरू हो रहा है। अगर एक का नाम ए से शुरू होता, एक का नाम एन से शुरू होता, तो ये वाला को पहले लिख देते। लेकिन अब क्या यहाँ पर करेंगे कि एमीन या क्यू, पहले एबीसीडी में आप बताओ क्यू आएगा कि एम आएगा? एम आएगा। MNQ अब बताइए तो एम वाले को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 4 को टेट्रा लिख दिए। इसको हम क्या लिख देंगे? एमीन, या एमीन लिखने के बाद फिर हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डाई। और H2O को क्या नाम दिया जाता है? एक्वा। लिगेंड का नाम सबसे पहले लिख के खत्म कर दिए। उसके बाद अब किस पर आना है? सेंट्रल मेटल एटम Fe को किस नाम से जानते हैं? फीनेट। बताए थे वहां पर ना कि Fe लिखा हुआ रहता है, इसका लैटिन नाम होता है फेरम। और जिसके अंत में IUM आ जाए, जिस नाम के अंत में IUM आ जाता है उसको हम ATE के रूप में बदल देते हैं। तो ये फेरम को फीनेट लिख देंगे। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0। यहाँ पे कितना दे दिया है? 2 के अपेक्षा 2 मान दे दिया है। इसको निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे। FeH2O2 NH3 बराबर कितना के कंपाउंड बराबर है? +2। इसका वैल्यू x मानेंगे 0 + 0 बराबर +2। तो x बराबर x का वैल्यू कितना आ जाएगा? +2। देखिए x का वैल्यू कितना आ गया? +2। यानी Fe को हम x माने थे, तो यहाँ पर लिख दिया ऑक्सीडेशन नंबर के रूप में क्या चीज? 2।
ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का हमेशा कैसा लिखाता है? ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में लिखते हैं। जब क्या कुछ काम है? क्या चीज का? अच्छा, किससे लेना है? दिवाली को। काफी नहीं आया वो। 12 मिनट में चले जाइए, वहां पढ़ रहा होगा। पूछो। यदि ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में आ जाएगा तो माइनस में भी आ जाता है, तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं। हाँ, रोमन जब लिखना होता है तो रोमन को बस ये नहीं कि माइनस में तो -2 ऐसे लिख देंगे, समझ गए? रोमन में डायरेक्ट ऐसे लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नाम क्या बनेगा, कौन बताएगा? डाइसाइनो अर्जेंटिनेट। डाइसाइनो अर्जेंटिनेट। देखो बाबा, चल प्रिंस बताओ इसका नाम है? साइनो लिख दिए। अच्छा, इसका नाम है, हाँ लिख दिए। हाँ, न तक बनाना है, तेरा बनाना है। अरे गला बैठ, बड़ दिमाग से समझ नहीं, गलत है देखिए यहाँ पर लिगेंड की संख्या क्या चीज आपके पास है? 2 नाम। डाई, सी को क्या बोलेंगे? साइन। एजी को अर्जेंटिनेट बोलेंगे। अर्जेंटिनेट। अब बताइए, डाइसाइनो अर्जेंटिनेट है। अब बताइए हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 1 क्लोरीन पर -1 चार्ज, 1 साइनाइड पे -1, तो 2 साइनाइड पे -2। इसका वैल्यू कितना करना पड़ जाएगा? +3। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3, और उसके बाद इधर काउंटर आयन के रूप में कौन है? क्लोराइड। तो इसको लिख देना है क्लोराइड। कोई दिक्कत? अब देखिए ये सब बनेगा आपसे, अब बना लोगे? चलिए तो अब यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं, घर पे कुछ प्रैक्टिस करोगे जरा। इसका नाम में क्या हो जाएगा? ये अमीन आ रहा है, ये बी आ रहा है, सी आ रहा है, क्लोरो ब्रोमो एमीन। पहले अमीन को लिखेंगे, फिर ब्रोमो को लिखेंगे, फिर क्लोरो को लिखेंगे, ब्रैकेट को लिखेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए जरा इसको फटाक से। अब बिना प्रैक्टिस किए हुए इसको नहीं आप समझ सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना प्रैक्टिस करवाए थे, तभी आपका समझ में आया था। और बिना प्रैक्टिस के लिए अभी सोचिएगा कि समझ में आ जाए तो ये दिक्कत की बात। यहाँ पर लिखा हुआ है अर्जेंटिनेट। अर्जेंटीना मत समझ लेना कि मास्टरवा लिख दिया अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? अर्जेंटीना एक देश है, उस देश का राजधानी कहाँ है? ब्यूनस एरिस। ब्यूनस एरिस। कहा जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा पंपास की खेती कहाँ की जाती है? अर्जेंटीना में। विश्व में सबसे ज्यादा पंपास जो घास होता है उसका खेती किया जाता है अर्जेंटीना में। ये सभी चलते बताते जाते हैं बीच बीच में कि एक साल बाद जनरल। अब यहाँ पर कह रहा है आपके पास कि व्हाट इज ब्रिज लिगेंड, यानी कि लिगेंड में भी आपको बताया गया था ब्रदर कि चार्ज के आधार पे
लिगेंड को हम लोग डिवाइड करते हैं, जिसमें न्यूट्रल लिगेंड आते हैं, आपका पॉजिटिव लिगेंड आता है और निगेटिव लिगेंड आते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया सेकंड स्टेप में कि लिगेंड को हम लोग डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि डेंसिटी के माध्यम से बांटते हैं, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, थलाडेंटेट, इस सब में। उसके बाद अब एक आता है हमारे पास क्या चीज, ब्रिज लिगेंड। तो सबसे पहले समझिए इस ब्रिज को हम लोग क्या बोलते हैं, पुल बोलते हैं। अब पुल कैसा बना होता है, पुल ऐसा बना होता है, एने से चढ़ जा एने से उतर जा, होता है ना। इसका मतलब कि इधर से चढ़ रहे हैं, यहाँ पर आराम से जरा रेस्ट एंड पीस करते हैं और यहाँ पर उतर जाते हैं, समझ गए। तो इसकी रिकॉर्ड कौन लिगेंड, ब्रिज लिगेंड, यानी कि एक प्रकार का ब्रिज है जो यहाँ पर एक यहाँ से भी लोग चढ़ने वाला है और जिसका मन है इधर से भी चढ़ सकता है और यहाँ पर जाकर दोनों को बतिया सकता है। अब देखिए तो ब्रिज लिगेंड में कहा जाता है कि वैसा लिगेंड आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपस्थित होना चाहिए जो कम से कम 2 या 2 से अधिक लिगेंड, 2 या 2 से अधिक लिगेंड हो और दोनों भिन्न प्रकार के हो, दोनों क्या हो, भिन्न प्रकार के लिगेंड हो और किसके साथ जुड़ा हुआ रहे, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो उस प्रकार के जब फिनोमिना होती है, उस प्रकार का जब कंपाउंड बनता है तो उसे हम कह देते हैं क्या चीज, ब्रिज लिगेंड। जैसे देखिए यहाँ पर ही आपके पास जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए गोला रोड वाला रास्ता में इससे जा रहे हैं, ये वाला पुलवा ऊपर चढ़ गए, नीचे उतर गए और फिर उन्हें चल गए, उन्हें कुछ होता है पूरा उतर जाते हैं। तो इट इज कॉल्ड ब्रिज लिगेंड। यहाँ पर आपका तुरंत पार करता है ट्रेन वाला रास्ता आगे जाए वाला, और बाद में पुल आ जाता है। अब देखिए इसमें कहा गया बाबू कि ये हमारा लिगेंड है, ये हमारा क्या चीज है, लिगेंड है। अब 2 या 2 से अधिक लिगेंड, ये भी हमारा लिगेंड है, ये भी हमारा क्या चीज है, लिगेंड है। तो 2 या 2 से अधिक लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े हुए होते, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट हो गया तो कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो इस प्रकार के लिगेंड को हम क्या कहते हैं, ब्रिज लिगेंड। कोई दिक्कत? अब इस ब्रिज लिगेंड का नाम लिखना है। अब नाम लिखने में देखिए सबसे पहले जो कंसेप्ट वहां पर था वही कंसेप्ट यहाँ पर एप्लीकेशन करना है। देखिए यहाँ पर इधर से चल रहे हैं, यहाँ पर En2 आ रहा है, इसका मतलब En2 इस कंपाउंड में कितने आ चुके हैं, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, यानी कि इसको लगा दिए क्या चीज, 20। अगर 2 ही रहता सिर्फ एक जगह पर तो सिर्फ क्या लगाते, लेकिन इस कंपाउंड में 2 जगह पे आपको लिगेंड्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हम लगा दिए क्या चीज, 20। और En को बोला जाता है क्या चीज, इथिलीन डाइएमाइन, इथिलीन डाइएमाइन। अब बताइए इथिलीन डाइएमाइन ये लिगेंड के बाद आप किसके साथ जुड़े हुए हैं, कोबाल्ट के साथ जुड़े हुए हैं ना, कोबाल्ट हो गया। अब बताइए इसके बाद यहाँ पर आपके पास कहा जाता है कि आपके पास यहाँ पर कुछ इस रूप में दिया हुआ है, अरे हाइड्रोक्सो एमिडो, अच्छा यहाँ पे हाइड्रोक्सो लिखा हुआ है, सीओ है ना, कार्बोनिलो कर दो, कार्बोनिल। अब देखिए कोबाल्ट ई वाला का बाबू, ई वाला ये हमारा गोलका का है, सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम को हम क्या बोलेंगे, कोबाल्ट। और लिगेंड जब सीओ में रहे तो इसको बोलते हैं क्या चीज, कार्बोनिल। तो देखिए एने से चलिए, पहले एने से चलिए, इसमें तो काउंटर आयन नहीं ना है, तो काउंटर आयन नहीं है तो सबसे पहले 2 को क्या लिख दिए, 20। इथिलीन डाइएमाइन इसका नाम है होता है, लिख दिए इथिलीन डाइएमाइन। उसके बाद किस पे आए, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट। अब इसके नीचे आओ, यहाँ पर लिगेंड आ रहा है, यहाँ पर कार्बोनिल और यहाँ पर आ रहा है एमीन, तो इसको लिख दिए कार्बोनिल और यहाँ पर लिख दिए क्या चीज, एमिडो, इसके लिए एमिडो। अब बताओ फिर इधर आ जाओ, फिर इधर आओगे तो अब फिर लिगेंड का काम करेंगे, तो लिगेंड यहाँ पर 2 है तो 2 को क्या लिख दिए, 20, और यहाँ पर इथिलीन डाइएमाइन, और फिर किसके साथ जुड़ा हुआ है, कोबाल्ट के साथ, तो ये कोबाल्ट। मैंने जैसे जैसे आगे बढ़ना है वैसे वैसे लिखते चले जाना है, उधर से चलिए चाहे इधर से चलिए, बात आपका क्या है, बराबर बढ़ रहा है। देखिए इधर से भी चल रहा है
तो 20 2 के लिए 20 इथिलीन डाइएमाइन कोबाल्ट, ये म्यू कार्बोनिल यहाँ पे म्यू एमिडो, और उसके बाद फिर यहाँ पर यहाँ 20 इथिलीन डाइएमाइन कोबाल्ट। मैंने एकदम एक स्टेप बढ़ते जाइए, आपका नाम दर्शन हो जाएगा। देखिए कहा जाता है बाबू यहाँ पर आपके पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अभी गिर जाते कहा जाता है कि इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम। यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का काम है बाबू कि मुखिया जी जो घर में है, जैसे मान लीजिए घर में बहुत सारा सदस्य है, सदस्य जो होते हैं वो लिगेंड कहलाते हैं, और जो मुखिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। अब सेंट्रल मेटल एटम के पास कितना वास्तविक में पैसा बचा हुआ है, वास्तविक में कितना इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, इसके बारे में बताता है कौन, आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर इसको किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लगाया जाता है तो उसमें पता चल जाता है कि बेचारा सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल कितना है। तो अब देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला फॉर्मूला है कि Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आपको कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ देता है कि बताइए कि फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का सूत्र क्या होते हैं, तो Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। जहां पर Z है जो परमाणु संख्या होता है किसका, केंद्रीय परमाणु का, और ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसका, सेंट्रल मेटल एटम का ही, और यहाँ पर कहता है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड जुड़े हुए होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो ये सब टॉपिक आपको बता दिया गया है ना। चलिए इस पर एक एग्जांपल जरा देखिए, पहले से लिखिएगा एक एग्जांपल जरा इसमें। FeCO होल 5, FeCO होल 5। एग्जांपल में आपके पास दिया हुआ है बाबू FeCO होल 5। इसमें आपको क्या चीज निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो देखिए यहाँ पर आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है बाबू, तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बताइए कि इस कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम कौन है, Fe है ना, तो Fe का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 26। अब बताइए माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, तो बताइए कि कार्बोनिल के पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0, तो Fe के पास भी क्या हो जाएगा, 0, यानी कि इसको क्या कर देंगे, 0। सेंट्रल मेटल एटम का ही ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना यहाँ पर दिया हुआ है, 5, तो यहाँ पर कितना कर दिए, 5। अब बताइए 26 में से 0 गया तो 0 की 26 ना, तो यहाँ पर 26 प्लस 5 दूनी, यानी कि 26 10 उस तरीका से बनाओगे गलत हो जाएगा, ऐसे कर दो 26 प्लस 10 बराबर 26 26 क्या, जेड कहने का मतलब क्या चीज, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो बताइए सेंट्रल मेटल एटम Fe का कितना एटॉमिक नंबर, 26। ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आया, बताइए 2 तो आपका फार्मूला में दिया हुआ था, और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 दिए हुआ, कोई दिक्कत एकदम हो गया सब। NiCO होल 4 में बताइएगा, बैक कर लिए सर, चलो NiCO होल 4 में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के लाना है।
PTCl6 में PTCl6 -2 में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के लाना है। माने सीख गलत तो घरे जाएंगे और ना सीख गलत तो जाके से मुंह बित ले लेना। ये वाला कैसे है? PTNH3 6 + 2 CrCO6 फिर है आपके पास K4 FeCl6। ये सभी में क्या चीज निकाल के लाना है? इफेक्टिव एटॉमिक के हवाले बच्चे बना के लाइएगा, नहीं तो है समझ रहे हैं ना, जन्मा मार के परनमा हाथवा में दे देंगे सबके।